हेलो स्टूडेंट्स, पी ऑनलाइन एजुकेशन मंच पॉलिटिकल साइंस की रेगुलर क्लासेस, आपका चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, सोवियत संघ जो महाशक्ति था उसका विघटन आप पढ़ रहे थे। किस प्रकार की क्या क्या उसकी परिणतियां रहीं। दूसरी महाशक्ति, विश्व की दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ, उसका विघटन, उसके विघटन की परिणतियां, परिणाम, कैसे कैसे उसका विघटन हुआ, क्या क्या उसके रिजल्ट्स रहे, ये हम पढ़ रहे थे। सोवियत संघ के विघटन में आप बोल सकते हैं वहां के एक राजनेता या वहां के जो महासचिव बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के, मिखाइल गोर्बाचेव, उनका एक मुख्य रोल रहा है या एक मुख्य भूमिका रही उनकी। वो कैसे कि उनकी जो सुधारात्मक प्रक्रिया थी, सुधार की जो नीतियां थी मिखाइल गोर्बाचेव की, जो सोवियत संघ की व्यवस्था में सुधार प्रक्रिया लाना चाह रहे थे, सुधार कर रहे थे, ये आप बोल सकते हैं। उनकी इन नीतियों ने सोवियत संघ के विघटन को एक तेज रुख दिया या उसको अग्रसर, उसके विघटन की ओर अग्रसर कर दिया। सोवियत संघ का विघटन उनकी परिणतियों में कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? उनकी जो नीतियां थी, हमने आपके इन नीतियों के बारे में हम पढ़ भी चुके थे कि पेरोस्त्रोइका और ग्लास नोट्स, मैंने बताया था आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन, उसको पेरोस्त्रोइका, रशियन वर्ड है ये, रूसी शब्दावली के। पेरोस्त्रोइका राजनीतिक एवं आर्थिक पुनर्गठन, जिसके द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी और वहां के प्रशासनिक ढांचे में वो क्या करना चाह रहे थे, आप बोल सकते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे, उसको बनाना चाह रहे थे दोबारा से, उसकी ढांचागत जो व्यवस्था थी उसको वो अच्छी तरह से संभालना चाह रहे थे। दूसरी बात, वो चाह रहे थे ग्लास नोट्स, जो बताया, ये रशियन वर्ड, ये भी रशियन वर्ड है। इसका मतलब, हिंदी जो मतलब होता है उसका खुलापन से है। किसके है? जो वहां की जो सरकार थी, जो संघ था और जनता के मध्य पारदर्शिता लाना चाह रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी एवं जनता के मध्य वो पारदर्शिता लाना चाह रहे थे। इन नीतियों को जब उन्होंने लागू किया, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं इस चीज को कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे उनकी शक्तियां क्या हो रही थी, कमजोर हो रही थी। वो समझ रहे थे कि हमारे जो मुद्दे हैं या फिर हमारी जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही हैं, और जनता सोच रही थी कि ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है, इसको एक साथ आजादी देनी चाहिए। इन प्रयासों ने सोवियत संघ के विघटन को तेज कर दिया, उसको तेज गति दे दी। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में इनकी नीतियां क्या थी, ये हमने पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा रिपीट भी कर चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं। मैं आपको एक बार और बताता हूं, पी ऑनलाइन एजुकेशन मंच की जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं राजनीतिक विज्ञान की, आपकी समकालीन विश्व राजनीति की जो प्रथम बुक है आपकी, आप बोल सकते हैं पहली पुस्तक है आपकी, इसकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत और सोवियत संघ के विघटन के बारे में। दो ध्रुवीयता का अंत जो हुआ था वो सोवियत संघ के विघटन के बाद ही माना जाता है। विश्व में शीत युद्ध के दौरान जब दो ध्रुवीय स्थिति बन गई थी तो सोवियत संघ, या बोल सकते हैं कि दूसरी जो महाशक्ति थी, उसका विघटन के बाद उसको दो ध्रुवीयता का अंत या उसको समाप्तिकरण मान सकते हैं। उसकी रेगुलर क्लासेस हैं, आप देखें, उसको अच्छा सा समझ में आएगा। ये चैप्टर का बोल सकते हैं मिडिल पार्ट है, इसलिए आप यहां से देखेंगे तो थोड़ा समझ में तो आएगा, लेकिन एक बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट आप इसको मान सकते हैं, लेकिन आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखें इसकी मिखाइल गोर्बाचेव का जो इंट्रो दे रखा है आपके लिए, ये हम पढ़ते हैं इसका कि जन्म इनका 1931 सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हैं 1985 से 1991 तक, 1985 से 1991 तक। पेरोस्त्रोइका पुनर्रचना, पुनर्गठन मैंने आपको बताया, और ग्लास नोट्स खुलेपन, आजाद, मैंने बताया था जो सरकार और जो जनता थी उनके मध्य पारदर्शिता के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर लगाम लगाई। इन्होंने कुछ प्रयास किए थे सुधारात्मक कार्य के, जिनके द्वारा वो चाहते थे कि सोवियत संघ का विकास की ओर ध्यान दे, ना कि इन स्थितियों पर जो हथियारों की ओर लगी थी। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सेना वापस बुलाई। जर्मनी के एकीकरण में ये सहायक थे। शीत युद्ध समाप्त किया इन्होंने
और सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा इन पर। इन्होंने अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था उस दौरान जो सेना इन्होंने भेज रखी थी वहां पर, और यूरोपीय क्षेत्रों में इन्होंने जो सेना भेज रखी थी वहां से इन्होंने वापस बुला ली। ये इनका सुधारात्मक प्रयासों के साथ में कार्य रहा। दूसरा, जर्मनी का एकीकरण करने में इन्होंने थोड़ी सहायता की थी। शीत युद्ध को समाप्त किया था इन्होंने, और सोवियत संघ के इन पर सोवियत संघ का विघटन का आरोप भी लगा था कि विघटन इनकी वजह से हुआ है, ये आप मान सकते हैं इनके। राष्ट्रीय और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इन पर जो आरोप लगा वो तो लगा, लेकिन सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उस पर तात्कालिक कारण, उसका मुख्य कारण माना गया राष्ट्रीयता और संप्रभुता के विचारों का उभार। जो क्षेत्रों में वहां के जो सोवियत संघ के जो अन्य गणराज्य उसके साथ जुड़े हुए थे उनमें यह पैदा हुआ था, राष्ट्रीयता और संप्रभुता का। यह तात्कालिक कारण माना गया सोवियत संघ के विघटन का। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, और चाह सुधार होते या ना होते, कि कहीं ना कहीं जारी थे, और चाहे उसमें सुधार होते या ना होते, कहीं ना कहीं इसमें ये मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार नीतियां ला रहे थे उसके द्वारा, चाहे अन्यथा ये धीरे धीरे जो सुधार हुआ, ये होते ना होते, लेकिन सोवियत संघ का विघटन तय था। वो क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का जागृत होना उसके पीछे था। सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। अब जो लोग हैं कुछ, वो यह भी सोचते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियों ने जो राष्ट्रीयता और संप्रभुता के जो भाव जागृत हो रहे थे जिन लोगों में, उन लोगों के जो विचार थे, उनका जो संतोष बना हुआ था कहीं, कि वो धीरज धरे बैठे थे कम्युनिस्ट पार्टी के जो लगाम कस जो शासन था उसके कारण वो चुप बैठे थे, लेकिन इन्होंने की आजादी इनके सुधार पर किया, उन्होंने कुछ ऐसा नियंत्रण खो दिया उस पर कि वो उस पर दोबारा से लगाम कसना, उसको नियंत्रण में लेना मुश्किल कार्य हो गया। देखिए, विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। जो लोग हैं, जो आप विचार था वो उसका था, उस स्थिति का था कि लोग सोचते थे कि जो इसमें सोवियत संघ में मध्य एशियाई जो क्षेत्र है, जिस पर एशिया की बोल सकते हैं सभ्यता संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है, एशियाई संस्कृति उनमें देखी जाती है, वहां का राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उभार वहां पर जागृत होगा, और वो सबसे अलग क्या मांगेंगे, अपने लिए एक अन्य गणराज्य की मांग करेंगे। लेकिन यहां पर देखने को क्या मिला? देखने को मिला कि जो यूरोपीकृत जो क्षेत्र थे, अधिकतर यूरोपीकृत जो क्षेत्र थे, उनमें सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होने की या राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का जागृत होना वहीं सबसे पहले देखा गया था। क्योंकि एशियाई गणराज्य जो थे, मध्य एशियाई गणराज्य जो थे, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और सभ्यता संस्कृति के तौर पर भी थोड़े अलग थलग थे इनसे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीकृत और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहां के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था, ये एक दूसरे को अलग थलग समझते थे, अलग थलग मानते थे। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं आपको, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पढ़ लिया, क्या परिणतियां रही वो देख लिया। लोगों ने जो यूरोपीकृत जो क्षेत्र थे, उन लोगों ने खुद को मध्य एशियाई लोगों से जोड़कर नहीं देखा। उन्होंने समझा
कि इन क्षेत्रों को अपने साथ जोड़ने में हमें आर्थिक मदद इनको ज्यादा देनी पड़ती है, इसमें हमें परेशानी है। ऐसे में करके उन्होंने, ये कारण रहे उनके राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव जागृत होने के। अब पढ़ते हैं हम बोरिस येल्त्सिन के बारे में। मैंने आपको बताया था मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट हुआ और बोरिस येल्त्सिन जो वहां के थे वो नायक के रूप में उभरे और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के आम चुनाव जीते हुए प्रथम राष्ट्रपति ये बने। देखिए, बोरिस येल्त्सिन 1931 से 2007 रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने। 1991 से 1999 कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे थे। आप बोल सकते हैं 1931 और 2007 रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने। इस दौरान 1991 से लेकर 1999 तक कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे थे। सत्ता केंद्र कम्युनिस्ट पार्टी का जो संचालक था उस पद तक ये पहुंच चुके थे। आप बोल सकते हैं ये सत्ता केंद्र, जिसका हाथ में सत्ता होती है, सत्य का पूरा सत्ता बोल सकते हैं, केंद्र जो पद पूरी सत्ता को चलाता हो, उस केंद्र तक ये पहुंच चुके थे। लेकिन अब देखिए, गोर्बाचेव जो मिखाइल गोर्बाचेव का इन्होंने इन नीतियों का इन्होंने विरोध किया था, उन्हीं के द्वारा ये मॉस्को के मेयर बनाए गए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति में। ये बात हो रही है 1991 से 1999 तक, 1991 से 1999 तक मॉस्को के मेयर बनाए गए। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल हुए ये और कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कम्युनिस्ट पार्टी से ये अलग हो गए। 1991 में 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया इन्होंने। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई और साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। अब देखिए, जो इन्होंने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई और साम्यवाद व्यवस्था को किसमें कन्वर्ट किया गया, किसमें बदला गया, पूंजीवाद व्यवस्था में। तो उसके दौरान जो लोगों को कष्ट हुए, आप किसी भी राष्ट्र, किसी भी राजनीतिक तंत्र का जो आर्थिक मानसिक पटल है, आर्थिक पटल है, जो उसको पलट के एकदम से विपरीत करेंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के लोगों को, कहीं ना कहीं उस राष्ट्र को कुछ नुकसान या कुछ आप बोल सकते हैं विरोधाभास जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। और वही उसी चीज के लिए इनको उत्तरदायी ठहराया गया या बोल सकते हैं जिम्मेदार ठहराया गया। विघटन की परिणतियां सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप के समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। मुख्यतः 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन देखे गए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव भी हुए। देखिए, विघटन का जो रिजल्ट रहा वो सोवियत संघ की और दूसरी दुनिया जो कहा जाता था पूर्वी यूरोप, उसको समाजवादी व्यवस्था जो थी वहां पर उसका पतन हुआ और विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर भी रहे वो पतन। और वो कैसे रहे? 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए उसमें और परिवर्तन के अपने अपने रिजल्ट रहे या प्रभाव हुए। देखिए कौन कौन से। उन सभी प्रभावों को यहां सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल, पहला तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। इसका पहला रिजल्ट जो आप देख सकते हैं, इसके विघटन के बाद शीत युद्ध की जो संघर्ष बना हुआ था उसकी समाप्ति हो गई। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली में बदल गई, या फिर बोल सकते हैं उसको पछाड़ दिया, धराशायी कर दिया, हरा दिया। जो समाजवादी प्रणाली थी पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। जो एक होड़ थी, बोल सकते हैं जो विचारों की लड़ाई थी, विचाराधर्मक बोल सकते हैं आप, इन विचारों के मध्य जो स्थितियां बनी हुई थी, इन विचारों को आइडियोलॉजिकल स्थिति ही तो थी शीत युद्ध को जन्म देने वाली। ये विचारों का ही तो युद्ध था। ये विचारात्मक या बोल सकते हैं राजनीतिक को किस प्रकार से, राजनीतिक समाजवाद या समाज को कौन सी व्यवस्था अच्छे चला सकती है, कौन सी व्यवस्था उसके लिए अच्छी है, इसी चीज की तो होड़ थी। इसी चीज का तो एक आप बोल सकते हैं अंगेष्ट एक दूसरे का विरोध था इनके मध्य, साम्यवाद और विचारधारा को, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद और साम्यवाद की इस होड़ को समाप्त कर दिया गया। इनका विचारात्मक जो स्थितियां थी, विचार जो आप बोल सकते हैं पूंजीवादी प्रणाली और साम्यवाद, इनके मध्य जो अंगेष्ट एक दूसरे के थे, विरोध जो एक दूसरे के विपरीत स्थिति में थे, वो समाप्त हो गया।
समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। और शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। इसी विवाद ने तो सेनाओं की होड़, हथियारों की होड़, इसी चीज पे वो की थी शुरुआत, और हथियारों की तेज होड़ शुरू हो गई थी। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया इसी विचार ने। शीत युद्ध को जन्म ही इस विचार से प्राप्त हुआ था। तो ये सब समाप्त हो गया तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांट दिया था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। अब इस शीत युद्ध के समाप्ति के कारण शांति व्यवस्था का जन्म हुआ। यह भी तो इस सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां रही थी। दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। जब एक महाशक्ति का विघटन हो गया, महाशक्ति बिखर गई, टूट गई और एक अकेली महाशक्ति रह गई, तो कहीं ना कहीं हुआ क्या कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। शक्ति संबंधों की जो संतुलन स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डामाडोल हुई और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थीं, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, दूसरी या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। दो संभावनाएं बची इस महाशक्ति के टूटने के या बिखरने के बाद में कि या तो एक महाशक्ति बचेगी जैसे कि अमेरिका, वो उसका बोलबाला रहेगा, उसका वर्चस्व रहेगा विश्व पटल पर और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर सभी देश एक अलग अलग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से विश्व पटल पर उभरेंगे। विश्व राजनीति में अपने अपने दमखम के हिसाब से संचालन होगा और बहुध्रुवीय विश्व को जन्म मिलेगा। ये व्यवस्थाएं रही कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। रिजल्ट क्या रहा? स्थितियां दो थीं, लेकिन हुआ यह है कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सहपाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई। अब बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है वो ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई, या बोल सकते हैं जो देश थे उनकी सलाहकार बन गई, ताकतवर रूप से फाइनेंशियल कंडीशन का बोलबाला होने लगा, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया, इनको फाइनेंस देने लगे, ये फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने लगे, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन का इन्होंने एक हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। इस वजह से पूंजीवाद का हामी बनने लगे सब अधिकतर। विश्व बैंक हुआ, IMF हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन संस्थाओं ने कर्ज देना स्टार्ट कर दिया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। राजनीतिक रूप से उदारवादी जो लोकतंत्र है राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय, और इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। अब इसकी जो परिणति अब तीसरी रही वो यह रही कि सोवियत संघ के विघटन से कई अन्य गणराज्य अपने अपने अस्तित्व और संप्रभु रूप लेकर विश्व पटल पर जन्म लिया उन्होंने, कई गणराज्यों ने, और वो स्थितियां यूरोपीकृत क्षेत्र के साथ जुड़ना, उत्तर अटलांटिक संधि जो संगठन था नाटो उसका हिस्सा बनना चाहते थे। ये मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। ये मध्य एशियाई देशों की स्थितियां हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हरेक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। सभी राष्ट्रों की एक अपनी अपनी हित थे, अपनी अपनी पहचान थी, अपने अपने आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे थे, समस्याएं थी।
ये अलग अलग, आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इनके जो मुद्दे हैं, अब तक हमने क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़ने दिया रही, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन मुद्दों कि जो ये राष्ट्र अलग अलग हुए इनके क्या क्या मुद्दे रहे, क्या क्या इनके साथ रूस के साथ संबंध बढ़े, क्या क्या इनका भारत देश के साथ में कनेक्शन था, ये अब हम इन पे पढ़ेंगे। देखिए, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवादी शासन के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद एक शॉक थेरेपी, ये जो नाम है, ये आप इससे समझेंगे। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं कि शॉक थेरेपी का जो मतलब है वो है सीधा सा आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक, किसी चीज को आप बोल सकते हैं एक किसी भी प्रकार से, जैसे कि साम्यवाद, साम्यवाद को हटाकर या विघटित होने के बाद, साम्यवादी व्यवस्था के पतन के बाद वहां पर पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए गए, जो आमूलचूल परिवर्तन किए गए, उन्हीं को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवादी के पतन के बाद, साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, देखिए, साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, इसमें सम्मिलित थे पूर्व सोवियत संघ में, उसके सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक, मैंने आपको बताया था सत्तावादी युग में परिवर्तित हो गई थी इसका जो शासन था। अब वो जब लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण में होकर वे गुजरे, जब ये यात्रा उन्होंने तय की, यात्रा से मतलब एक कुछ, जब ये समय में जब ये परिवर्तन हुए, तब एक कष्टप्रद स्थिति में होकर गुजरे, उनको परेशानियां बहुत हुई, व्यापार में परिवर्तन हुए, व्यापार की शर्तों में परिवर्तन हुए, इसलिए ये बोला गया है कि कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। अब देखिए क्या है शॉक थेरेपी। रूस और मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में, ये सभी क्षेत्र सोवियत संघ के हिस्से थे, इनमें या उसके कंट्रोल में थे, इनमें पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया। पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकोल का मानचित्र। सोवियत संघ से विघटित होने के बाद CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो बनाया गया था, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल और पूर्वी मध्य यूरोप के जो क्षेत्र, उनका मानचित्र है। देखिए, जिस प्रकार से इसमें दर्शाया गया, आपको जिस प्रकार से इसमें दर्शाया गया है, रूसी संघ, देखिए ये रूसी संघ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब देखिए, ये जो छवि क्षेत्र दिए गए हैं, अधिकतर जो क्षेत्र स्थितियां बताई गई हैं इसमें, इसके जो एरिया है, ये जो मानचित्र है नीचे दिया हुआ है नोट में, इस मानचित्र की सीमाएं, नाम, पदनाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित या स्वीकृत नहीं है, लेकिन आपके एक नजरिए के लिए, आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए ये सही है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो जो क्षेत्र इसमें दिखाए गए, अधिकतर क्षेत्र, चाहे वो यूक्रेन हुआ, चाहे वो उक्रेन हुआ, चाहे रूसी संघ हुआ, कजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, ये अधिकतर क्षेत्र क्या थे, इसके सोवियत संघ के ही हिस्से थे, और इन्हीं को मिलाकर CIS का निर्माण किया गया था। बोल सकते हैं आप CIS जो बनाया गया था, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से आशा, मैंने आपको सीधा सीधा सा ही है कि जो राज्य इससे जो गणतंत्र अलग अलग बने, उनका एक संघ तैयार किया गया, उसी को नाम दिया गया था CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, उसी का ये मानचित्र है। अब देखते हैं आगे। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना, कहा गया। शॉक थेरेपी कहा गया इसको। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही।
सभी देशों में जो अलग अलग गणराज्य थे, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। ये इसका सबसे बड़ा, आप बोल सकते हैं इसकी दिशा थी, सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण था इसको लाने का, अपनाने का। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व में होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। जितनी भी साम्यवादी व्यवस्था की विशेषताएं थी, उनको बदलकर पूंजीवादी व्यवस्था में बदला गया। और क्या क्या जो ये बातें, ये सभी पूंजीवाद की ओर दर्शाती। जितनी भी स्थितियां इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया। जो ये विकल्प था, जो ये अपनाया गया था मॉडल, इसमें तीसरे किसी भी स्थिति को माना नहीं गया, अपनाया नहीं गया। बस यही था कि साम्यवाद को संपूर्णतः खत्म करके, उसकी व्यवस्था को पूर्ण तरीके से खत्म करके पूंजीवाद को हामी करना है, पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, पूंजीवाद मॉडल को अपनाना है। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। जो शॉक थेरेपी है आपकी, उस व्यवस्था से, जो अर्थव्यवस्था है उसके, आप बोल सकते हैं कि बुनियादी तौर पर जो स्थितियां थी वो बदल गई। जो साम्यवादी व्यवस्था में बुनियादी जो स्तर थे वो बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। सोच क्या बन गई कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा व्यापार ही विकास को जन्म देता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। फ्रीडम द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। और अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। सोवियत खेमे के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उनको समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी देशों के साथ जोड़ा। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थी वही इनका, बोल सकते हैं, नेतृत्व कर रहे थे, वही इनके बिजनेस को ग्रोथ कर रहे थे, वही इसके व्यापार को बढ़ा रहे थे। जितनी भी एजेंसियां, संगठन बनाए गए, वो सभी जो स्थितियां बन रही थी उनके लीडरशिप की, वो सब पश्चिमी कंट्रीज कर रहे थे, आप बोल सकते हैं पश्चिमी देश कर रहे हैं। अब तक हमने जो स्थितियां पढ़ी सोवियत संघ में, उसके मिखाइल गोर्बाचेव की जीवनी पढ़ी हमने, बोरिस येल्त्सिन के बारे में पढ़ा हमने, बोरिस येल्त्सिन किस तरह से नायक के रूप में उभरे, हमने ये चीज भी पढ़ ली। कुछ शॉक थेरेपी के बारे में भी आज की क्लास में हमने पढ़ा। इससे आगे का जो मैटर है, इससे आगे की जो स्थितियां हैं, द्विध्रुवीयता का अंत के जो आपका चैप्टर है, समकालीन विश्व राजनीति की जो बुक है आपकी, उसका अब उसमें हम पढ़ेंगे आगे की चीजें और उसमें किस प्रकार से ये शॉक थेरेपी के रिजल्ट रहे। शॉक थेरेपी अब तक हमने पढ़ा, शॉक थेरेपी लागू की गई, एक खास मॉडल अपनाया गया। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण जो हुआ उसके लिए एक खास मॉडल अपनाया गया विश्व बैंक और IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। अब इसके द्वारा जो ये खास मॉडल अपनाया गया उसको नाम दिया गया शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसके क्या परिणाम रहे, इसके क्या रिजल्ट रहे, क्या इसकी परिणतियां थी, इनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखें, समझें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारी पूरी जो सीरीज है राजनीतिक विज्ञान की, पीस बैच ऑनलाइन एजुकेशन मंच पर ये उपलब्ध है, आप इसको देखें। शुरू से अच्छे से समझ आता है, सीरीज से कंटिन्यू किसी चीज को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा।